पूजा को मुस्कुराते हुए देखकर राजीव ने करण से कहा कि क्यों भाई, तू इसे जेब खर्च नहीं देता है क्या? है, ये क्या कह रहा है तू? अब करण चौंक गया। वही तो ये देखना, अगर तू पूजा को जेब खर्च देता होता तो इसे मेरी जूती चुराने की क्या जरूरत पड़ती भला? इससे पहले कि करण कुछ बोलता, पूजा कहती है मेरे जेब खर्च के बाद में सोचना, पहले अपनी जेब खर्च ढीली करो। अगर जूते वापस चाहिए तो। नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। पर अब तुम तो पहनोगी नहीं और करण के ये साइज आएगा नहीं, तो फिर क्या करोगी रख कर भी? लाओ, मुझे मेरे जूते वापस दे दो। पूजा ने खिसियाते हुए कंचन से कहा कि देखो ना दी, राजू मुझे मेरा नेक नहीं दे रहे हैं। कंचन ने राजू से कहा कि राज, ये शगुन होता है। शादी में जूते चुराए जाते हैं और उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं, समझे? राजू ने कहा कि मैं दूसरी जोड़ी मंगवा लूँ। फिर भी इस बार अनु ने उसके झूठ मूठ के कान पकड़ते हुए कहा कि तो भी नेक तो देना ही पड़ेगा तुम्हें कुंवर सा। ओ फोदी, आप फिर मेरे कान पकड़ रही हैं। नाउ आई एम मैरिड एंड यू शुड नॉट पकड़िंग माई कान इन दिस वे, और वो भी इन फ्रंट ऑफ माई पत्नी। राजीव के इस इंग्लिश भाषा पर सबका पेट हंसते हंसते दुखने लगा था, पर किसी की हंसी नहीं रुक रही थी। राजू ने भी हंसते हुए पूजा और दूसरी लड़कियों को जूते चुराई का नेक दे दिया। राजू ने पीयूष को धीरे से पूछा कि जीजू, सब कुछ तो हो गया, अब विदाई कब होगी? पीयूष ने धीरे से कहा कि अरे मेरे बेसब्रे दूल्हे राजा, जरा सा सब्र करो यार, तुम्हें विदाई की पड़ी है। वहाँ सपना का क्या हाल हो रखा है, जरा उसका भी तो सोचो। सपना का नाम सुनते ही राजीव को ध्यान आता है कि फेरों के समय से ही सपना की सिसकियाँ उसके कानों में गूंज रही थी, और पीयूष जीजू सही तो कह रहे हैं कि सपना को अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। राजीव अब चुपचाप पीयूष और कंचन के साथ बैठ गया। अंदर अनु और पूजा रोते रोते ही सपना को विदाई के लिए तैयार कर रही थी। माँ अलग चुपचाप सपना के पापा की बड़ी सी तस्वीर के सामने बैठी हुई थी। उनकी आंखों की कोरें भीगी हुई थी। वो जितना उन्हें साफ करती वो उतना ही और भीग जाती। उस पर से सपना का हुलस हुलस कर रोना परिस्थितियों को और भी दारुण बना रहा था। आज शायद सपना के पापा को भी परम शांति मिली होगी जब उन्होंने अपनी लाडली को दुल्हन बने देखा होगा। सपना की माँ ने अनु से कहा कि वो सपना को अंदर ले आओ, जिससे वो अपने पापा का आशीर्वाद ले सके। अनु ने सपना से कहा कि चलो पापा का आशीर्वाद ले लो चलकर। सपना सुबकते हुए अनु के साथ अंदर कमरे में आ गई और अपने पापा की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। और एकदम से उसकी रोने की आवाज़ तेज हो गई। अनु उसे पीछे से पकड़कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे को थामे बाहर आ गई जहाँ माँ बैठी हुई थी। सपना माँ के पैरों के पास बैठ गई और अपना सर उनके घुटनों में डालकर फपक फपक कर रो पड़ी। माँ ने भी उसे अंक में भर लिया और मेरी बच्ची कहकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। पूजा और अनु एक दूसरे को थामे रो रही थी। कुछ देर बाद अनु ने सपना को उठाया और कहा कि बस बेटा, अब नहीं रो। आज से तो तेरे नए जीवन की शुरुआत हो रही है, और वो भी उसके साथ जिसके लिए तूने कितना कुछ सहा और इंतज़ार किया है। फिर ये आंसू क्यों? माँ ने भी सपना से कहा कि बस लाडो, तुझे जितना रोना था तू रो चुकी है। अब राजू के साथ अपने नए जीवन की खुशियों को संवार दे। पूजा ने भी रोते हुए कहा कि और फिर तुझे मेरे बेबी का भी नाम भी तो रखना है ना, आखिर तू ही तो इसकी इकलौती मासी है। पूजा की बात पर सपना उसके गले लगकर रोते हुए बोली, हाँ, और मासी कह रही है कि अपना और मम्मा का बहुत ध्यान रखना। अनु और पूजा ने सपना को एक साथ गले लगा लिया और सिसकने लगी। माँ भी अपना चेहरा अपने आंचल में ढककर सुबक रही थी। तभी कंचन ने अंदर आकर अनु के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा कि चले, विदाई का मुहूर्त बीता जा रहा है। दीपक और करण चुपचाप आगे का सब अरेंज करवा रहे थे। राजू दीपक को देख रहा था। वो चाहकर भी दीपक से अभी कुछ नहीं कह पा रहा था। पूरी शादी में शायद यही वो वक्त था जब वो खुद सीरियस हुआ था। सपना अनु और पूजा के साथ बाहर हॉल में आ गई, जहाँ सब लोग बैठे हुए शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। वो अभी भी सुबक रही थी। राजीव ने उसे जब रोते हुए देखा तो वहाँ से उठकर बाहर चला गया। शायद वो उसे रोते हुए देख नहीं पा रहा था। दीपक को देखकर सपना उससे लिपट कर
रोने लगी। दीपक जैसे कड़क मिजाज इंसान भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने सपना को माथे पर छूते हुए कहा कि सपना, अब क्यों रो रही हो? आज तो तेरी लाइफ का सबसे खुशी का दिन है। आखिर आज तूने उसे पा ही लिया है ना, हमेशा के लिए, जिसके लिए तूने इतना लंबा इंतज़ार किया और इतना कुछ सहा। हाँ, अगर जाने अनजाने में मैंने तेरे साथ कभी सख्ती की हो तो मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर वो उसके सामने अपने हाथों को जोड़कर फपकने लगा। सपना ने उसके हाथों को पकड़कर कहा कि नहीं भैया, आपने तो वो किया है जो शायद कोई नहीं कर पाता। आपने तो मुझे भाई के साथ साथ पापा का भी प्यार दिया है। आपके रहते मुझे कभी पापा की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। हाँ, अगर मुझसे कभी आपका दिल दुख गया हो तो प्लीज़ भैया अपनी छोटी बहन मानकर या फिर चाहे बेटी मानकर माफ़ कर देना। दीपक ने उसे अपने गले लगा लिया और कहा कि तू तो हमेशा मेरे जिगर का टुकड़ा रहेगी, बेटी बनकर भी और बहन बनकर भी। कंचन ने सपना को संभाला और उसके साथ बैठ गई। दीपक बाहर आकर राजू के पास खड़े होकर जा कर के उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि वो अब थोड़ा ठीक है, पर उसे सही होने में कुछ समय लगेगा। पहली बार जा रही है ना, हम सबको छोड़कर। तो आगे के शब्द दीपक के गले में ही रह गए और उसका गला रोंद गया। राजू ने दीपक को गले लगाते हुए कहा कि जीजू, मेरा विश्वास करिए, कभी भी सपना की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, उसका बहुत ख्याल रखूंगा। दीपक ने उससे अलग होते हुए कहा कि हाँ, जैसे अभी उसे रोते हुए छोड़कर बाहर आकर खड़े हो गए। अब वो तो मैं बाहर इसलिए आ गया था कि सच में मुझसे सपना का रोना देखा नहीं जा रहा था और उस टाइम मैं उसे चुप भी नहीं करा सकता था, और अगर मैं ऐसी कोई भी हरकत करता तो भी आप सब मुझे ही सुनाने लग जाते। राजीव ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। दीपक कुछ देर चुप खड़ा रहा और फिर ठठा मार कर हंसने लगा। वो बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम बाहर आकर क्यों खड़े हो गए थे, मैं तो बस ऐसे ही। क्या जीजू आप ही? राजू ने कहा तो दीपक ने कहा कि क्यों, बारात भर में मैं देख रहा था कि सबको परेशान करके छोड़ा था तो थोड़ा सा मैंने भी कर लिया। दीपक राजू के साथ बाहर लॉन से होते हुए मेन गेट तक आ गया, जहाँ एक फूलों से सजी गाड़ी विदाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। पीछे से अनु और पूजा सपना को लेकर आ रही थी। उनके पीछे सपना की माँ दूसरे रिलेटिव्स के साथ अपना आंचल फैलाए उसे आशीर्वाद देते हुए आ रही थी। एक आखिरी बार सपना ने मन भर कर अपने घर को, अपनी माँ, पूजा, अनु और दीपक को बरसती आंखों से देखा और रोते हुए गाड़ी में बैठ गई। दीपक ने जैसे ही राजू की तरफ देखा, उसने दीपक से कहा कि आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है जीजू, मैं आप में से किसी को भी शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगा। अनु ने भी रोते हुए कहा कि ध्यान रखना राज, अगर तेरी वजह से इसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो समझ लेना तेरी खैर नहीं। फिर राजू ने कहा कि जानता हूँ दी, इस बात का डेमो आप मुझे दिखा चुकी हैं। राजू के इतना कहते ही सबके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ गई। दीपक ने और करण ने गाड़ी को पीछे से धक्का दिया और गाड़ी सपना और राजू को लेकर आगे बढ़ गई। कंचन और पीयूष भी सबको हाथ जोड़कर दूसरी गाड़ी से निकल गए। दीपक बहुत देर तक ऐसी ही उड़ती हुई धूल को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू बह जा रहे थे कि तभी अनु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वो चली गई। अपनी ज़िंदगी की नई खुशनुमा शुरुआत करने के लिए हम सबको उसके लिए खुश होना चाहिए। दीपक ने अनु का हाथ पकड़ते हुए कहा कि अनु, मैं एक अच्छा भाई था ना। अनु ने उसे गले लगाते हुए कहा कि हाँ दीपक, आप न सिर्फ एक अच्छे भाई हैं बल्कि एक अच्छे पापा भी थे सपना के लिए। आपने अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई। अब बस यही प्रार्थना है भगवान से कि वो राजीव के साथ हमेशा खुश रहे। दीपक अनु का हाथ पकड़कर अंदर चले गए। उधर गाड़ी राजीव के घर पहुंच चुकी थी। रास्ते भर सपना के सुबकने की आवाज़ राजीव के कानों में जा रही थी। राजीव ने भी उससे कुछ नहीं कहा।
कि जितना रो लेगी अंदर का दुख उतना ही कम हो जाएगा। कंचन ने सपना का गृह प्रवेश करवाया। पहले नई बिंदड़ी को मीठा खिलाकर उसका स्वागत किया गया। शाम को पंडित जी को बुलाया गया था। वही आगे के दिन देखकर बताते कि किस दिन कुल देवी की पूजा और दर्शन करने जाना है, ताकि बिंद और बिंदड़ी अपने नए जीवन का शुभारंभ कर सके। राजीव ने जब ये फरमान सुना तो उसने अपने पास पड़े तकिए को अपने सर पर जोर से मार लिया। फिर उसने उसे हथौड़ी दिखाते हुए कहा कि राज ये लो, शायद इससे बात बन जाए। राजू ने देखा कि पीयूष एक हथौड़ी लिए खड़ा है तो उदासी से बोला कि उड़ा लो जीजू, आप भी मजाक उड़ा लो, अभी आपका टाइम है, कोई नहीं। और वो वहाँ से बाहर की ओर निकल गया। सपना को इस सब रायते के बारे में कुछ पता नहीं था जो कि पंडित जी फैला कर गए थे, क्योंकि वो तो कंचन के कमरे में सो रही थी। शाम को जब वो उठी तो कंचन ने उसे चाय के लिए पूछा, उसने मना कर दिया। फिर सपना ने कहा कि उसे चेंज करना है, ये सब बहुत भारी है। कंचन ने कहा कि ठीक है, चलो तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलती हूँ। वैसे तो तुम इस रूम में आ चुकी हो, पर शादी के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया है ये रूम, तो इसलिए तुम्हें लेकर जा रही हूँ। कहीं तुम किसी और का रूम समझकर बाहर से न लौट आओ। सपना झेप गई और नज़रें नीची करके कंचन के साथ रूम में आ गई। कंचन ने कहा कि वो तुम्हारा लगेज है, कोई हल्की सी साड़ी निकाल कर पहन लो। साड़ी के इसलिए बोला क्योंकि अभी कुछ रिश्तेदार घर पर हैं, तो उनके रहने तक साड़ी पहन लो, फिर उसके बाद जो मर्जी पहन लेना। सपना ने धीरे से कहा कि साड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत ये है कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है दी। कोई बात नहीं, मैं पहना दूंगी, तुम हाथ मुँह धुल लो, तब तक मैं आती हूँ। कंचन ने उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा। कंचन के जाने के बाद सपना ने एक टमाटरी रेड कलर की शिफॉन की सेल्फ डिज़ाइन साड़ी और उसकी मैचिंग एसेसरीज निकाली, और जैसे ही वो वॉशरूम की ओर बढ़ी उसकी नज़रें सामने दीवार पर अटक गई। जब वो पहले आई थी राजीव के साथ कमरे में, तो हर तरफ बस राजीव के ही पोस्टर लगे हुए थे, मानो राजीव आर्मी में कैप्टन नहीं कोई फिल्मी सुपरस्टार हो। पर अब तो हर जगह उसके ही फोटोज़ लगे हुए थे राजीव के साथ। सगाई की तस्वीरें, उसकी अकेले की तस्वीरें, वो खो गई दिन में। उसे होश ही नहीं रहा कि कब राजीव ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया और अपने चेहरे को उसके कंधे पर टिका दिया। सपना इस सब के लिए तैयार नहीं थी, वो चौंक गई, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती तो सामने राजीव को पाकर उसकी नज़रें झुक जाती हैं। राजीव एक टक सपना को देखता रह जाता है। राजीव को खुद को ऐसे देखते हुए पाकर सपना मुंह घुमाकर खड़ी हो जाती है। राजीव फिर से उसे पीछे से हाँक करके खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है मिसेज शेखावत, कल से नोटिस कर रहा हूँ बड़ी नज़रें चुराई जा रही हैं मुझसे। सपना कुछ बोलती नहीं है, पर उसकी धड़कनें बहुत तेज शोर कर रही थी, और शायद वो भी सब कह रही थी जिसे सपना अभी कह नहीं पा रही थी। राजू ने फिर से कहा कि कैसा लगा यह सब। सपना ने कहा कि पर ये तुमने कब किया, पहले जब मैं आई थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तब तक तुम भी तो मेरी नहीं हुई थी। राजू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और फिर तब तक कमरा मेरा था तो इसे मेरी ही तस्वीरें थी, पर अब ये कमरा हम दोनों का है, इसलिए तस्वीरें भी हम दोनों की ही होंगी ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कंचन ने अंदर आते हुए कहा। लो आ गई थानेदारनी। राजीव मन ही मन भड़बड़ाया और फिर पलट कर बोलता है कि दी, मेरा कमरा तो शायद आपको ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था, पता है मुझे भी, पर क्या तू आज दोपहर को पंडित जी ने बताया था वो भूल गया क्या। सपना अब कौतूहल से कंचन की ओर देखने लगती कि पंडित जी कब आए थे और ऐसा क्या बताकर चले गए थे जिससे दी राजीव को यहाँ ना होने के लिए कह रही हैं। पता है दी, पर मैं अगर मेरे कमरे में नहीं जाऊँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा, आप ही बताओ ना। राजू ने कंचन की गलबहियाँ डाले हुए कहा। जब तक सपना यहाँ है तुम बाहर रहो, कहीं भी, आई डोंट केयर, और जब सपना यहाँ से चली जाए तब आ जाना अपने राजमहल में। कंचन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। पर फिर सपना कहाँ रहेगी। लो बेटा आ गई ना, मर की बात थारी जुबान पे छोड़े। थारी बिंदड़ी मारे साथ मारे कमरे में रहेगी 2 दिन तक, इब और कुछ जाने की थारी इच्छा से, कंचन ने नाटकी ढंग से कहा। राजीव ने सर हिला दिया। तो हम लोग अठे से जाएं हुकुम। कंचन का नाटक अब भी चालू था। जी बिल्कुल चाहिए, राजू ने कहा और उन दोनों के कमरे से जाते ही जोर से दरवाज़ा पटक दिया। बाय गॉड, मन तो कर रहा है कि उस पंडित का कोर्ट मार्शल कर दूं, पर क्या फ़ायदा,
वो पंडित ना कोर्ट मार्शल कर दूं तो ये जो घर में दो दो पंडित बैठे हैं उनका क्या करूं मैं। और एक बार फिर से राजीव अपने तकिया से युद्ध करने लग गया। सपना ने कंचन के रूम के बाथरूम में ही जाकर चेंज कर लिया। बाद में रात के खाने के बाद कंचन ने उसे बताया कि क्यों कैप्टन साहब का मूड ऑफ है। सही बात जानकर सपना को भी हंसी आ गई। खैर जैसे तैसे 2 दिन बीत गए। पहला दिन कुल देवी की पूजा करने में और दर्शन करने में बीत गया, क्योंकि कुल देवी का मंदिर राजीव के पैतृक गांव में था, तो वहां आते जाते ही सुबह से शाम हो गई। खाना खाकर सब सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। ये बात अलग थी कि कोई भी उस टाइम सो नहीं रहा था, पर क्योंकि साथ में बैठना भी नहीं हो सकता था, इसलिए सभी लोग अपने अपने रूम में ही चले गए। दूसरे दिन रिसेप्शन था, तो आधा दिन तो उसकी भागम भाग में ही ख़त्म हो गया। अब भले ही रिसेप्शन राजीव का ही था, पर काम तो उसे भी करना पड़ रहा था, और वो खुद ही जानकर खुद को बिजी रख रहा था, जिससे उसके दिमाग में दिल में सपना के ख्याल ना आए। पर ये तो ह्यूमन नेचर होता है कि जिस काम को करने के लिए मना किया जाता है, हमारा मन उसी काम को करने के लिए बहुत करता है। और यही हमारे कैप्टन शाह के साथ हो रहा था। उससे कहा कुछ और जाता था और वो कुछ और करने लग जाता था, और उसी का नतीजा हुआ कि भारी पतीले को हल्का समझकर जैसे उठाने को हुए, धड़ाम से पतीला उनके पैर पर जा गिरा और राजीव की आह निकल गई। पीयूष वहीं खड़े होकर महाराज जी को कुछ बता रहे थे कि राजीव की चीख सुनकर वहां आए और पूछा कि क्या हुआ राज, तुम ठीक तो हो ना। राजीव ने दर्द भरे चेहरे से कहा कि यस शिशु, आई एम ओके। पीयूष उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ देख पा रहा था। तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। पीयूष ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर कमरे में जाकर उसे बेड पर बिठाया और उसे वहीं बैठे रहने को बोलकर वहां से निकल गया। पीयूष थोड़ा गुस्से में वहां से निकले और सीधे कंचन के पास पहुंचे, जो सपना के लिए शाम को पहनने वाले कपड़ों को माँ के साथ बैठकर सिलेक्ट कर रही थी। कंचन, 1 मिनट, जरा मेरे साथ बाहर चलो। पीयूष ने वैसे ही नाराजगी वाले भाव में कहा। पीयूष को इस तरह से बात करते हुए देखा तो माँ ने कहा कि तू पहले पीयूष की बात सुन ले, ये काम बाद में हो जाएगा। कंचन भी चुपचाप पीयूष के साथ बाहर आकर बोली कि कहो क्या बात है, और ये गुस्सा किस बात का है। पीयूष उसकी बाह पकड़कर एक तरफ लेकर बोले कि राजीव के पैर में चोट लग गई है और ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। क्या? पर कैसे? अभी तक तो सही था। ये लड़का भी ना कोई काम सही से नहीं कर सकता है। आज उसका रिसेप्शन है और वो नालायक चोट लगा कर बैठ गया। कंचन ने गुस्से से कहा। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है उसका। सपना पर, पीयूष ने बिना किसी भाव के, सपना पर? कंचन ने हैरानी से पीयूष की ओर देखा। और नहीं तो क्या। अरे यार, उसकी शादी हुई है सपना से, कैसे और किन हालातों को पार करके वो यहाँ तक आ पाया है। उसका कितना मन होगा कि वो थोड़ी देर सपना के साथ बात करता, उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करता। पर नहीं, तुम लोगों ने तो एकदम से उसे जैसे सजा सी सुना दी है, और इसी का रिजल्ट है कि उसका मन कहीं और, वो कहीं और। अरे यार, कम से कम बात करने का तो मौका मिल सकता था ना, पर तुमने तो उसके लिए भी मना कर दिया। राजीव सही कहता है कि तुम बिल्कुल थानेदार नहीं हो। कंचन इस बार कुछ नहीं बोली। वो वहाँ से जाने लगी तो फिर से पीयूष ने टोका कि अब कहाँ जा रही हो। राजीव के ऑइंटमेंट लगाने। और कहाँ? कंचन ने उलझन भरे लहजे में कहा। हे भगवान! पीयूष ने अपने हाथ को अपने सर पर जोर से मार लिया। इतना समझाया तुम्हें, पर तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कंचन जी। पीयूष ने उसके दोनों कंधों को झकझोरते हुए कहा। कंचन उसे बस घूर रही थी। अरे भाई, सपना को ये काम करने दो यार। शी इज हिज वाइफ नाउ एंड वी शुड हैव टू ट्रस्ट ऑन बोथ ऑफ देम। पीयूष ने कंचन को समझाते हुए कहा। कंचन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और बोली कि वाह, तुम्हें तो बहुत अकल आ गई है। अपने समय पर क्यों नहीं आई थी? तुम पहले सपना को मेरे रूम में भेजो, राजू वहीं है। तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ कि मुझ में कितनी अकल है। कंचन प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए वहाँ से चली गई। पीयूष भी मुस्कुराते हुए अपने रूम में राजू के पास आ गए। पीयूष अंदर कमरे में राजू के पास आए और हंसते हुए बोले कि राज, तुम्हारी दवा आ रही है, जल्दी से सही हो जाना, आज तुम्हारे रिसेप्शन भी तो है ना। इतना कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चले गए। राजीव ना समझी से सोचता हुआ बोला कि भला दवा कैसे चल कर आ सकती है। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और सर पर घूंघट लिए पलकों को झुकाए हुए सपना अंदर आ गई। राजी ने मुड़कर देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि सच में सपना ही है, क्योंकि कंचन दी ने तो क्लियरली मना किया था कि वो दोनों 2 दिन तक मिल भी नहीं सकते हैं।
तो फिर ये यहाँ कैसे? पर तभी पीयूष की कही हुई बातें याद आती है उसे, और एक स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। धानी कलर की साड़ी पहने हुए, उसके साथ मैचिंग एसेसरीज, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर भरा हुआ, पैरों में छनकती पायल, हाथों में खनकती चूड़ियाँ। आज राजीव ने सपना का एक नया रूप ही देखा था, और सहसा उसके मुंह से निकल गया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम शादी के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगोगी। ऐसा पता होता तो तुमसे मैं और भी पहले शादी कर चुका होता। सपना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मूव का ट्यूब खोला और उसके पैरों को बिस्तर पर ऊपर रखते हुए कहा कि लाओ मैं मूव लगा दूँ, आराम मिल जाएगा। राजू ने सपना के हाथ पकड़ लिया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, उस समय दर्द हो रहा था, अब नहीं है, मैं ठीक हूँ, और तुम मेरे पैर ना पकड़ो। पर चोट तो पैर में ही लगी है, तो फिर पैर तो पकड़ने ही पड़ेंगे ना, सपना ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा। आई एम फाइन सपना, वो दिख रहा है कि कितने फाइन हो। आप चुप करके बैठो और मुझे वो करने दो जिसके लिए मुझे यहाँ भेजा है। राजीव चुप बैठ गया और सपना ने पहले उसके मुंह से थोड़ी सी मालिश कर दी पैर की, और फिर उसके क्रैप बैंडेज बांध दी। ये बांधे रहो, शाम तक स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा, सपना ने कहा। सपना हाथ धोने चली गई और राजू वहीं पीछे की तरफ आराम से टेक लगाकर बैठ गया। जा रही हो? राजू ने बुझे मन से कहा। तुम्हारे दवा के लिए ही तो दी ने मुझे यहाँ भेजा था, तो वो हो गई है, तो फिर अब मुझे जाना ही होगा ना, सपना ने कहा। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, राजीव ने क्रैप बैंडेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे जिसकी ज़रूरत है वो तो तुम हो ना, राजीव ने सपना का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए कहा। सपना ने धीरे से कहा कि पर राजीव, अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों यहाँ पर हैं तो? किसी को पता नहीं चलेगा। पीयूष जी बाहर हैं, वो देख रहे हैं जब तक तुम यहाँ मेरे पास हो। क्या जीजू को पता है? हाँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें थानेदारनी ने यहाँ भेजा है? राजीव ने मुंह बनाते हुए कहा। अब ये थानेदारनी कौन है? सपना ने पूछा। कंचन दी, राजीव ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया। क्या तुम दी को थानेदारनी कहते हो? सपना चौंक गई। अब वो काम ऐसे करेंगी तो फिर मेरे पास उनके लिए इससे अच्छा और कोई दूसरा नाम नहीं है। राजीव का मुंह अभी भी बना हुआ था, पर राजीव सपना इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। राजू ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और बोला, क्या यार, एक तो इतनी मुश्किल से पीयूष जीजू ने ये मुलाकात सेट करवाई है और तुम हो कि बस थानेदारनी जी के बारे में तफ्तीश की जा रही हो। तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान घूम रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए। सोचा था कि तुम्हारे साथ पूरी रात बैठकर खूब सारी बातें करूँगा, क्योंकि अब हमें अलग करने का या फिर किसी के टोकने रोकने का कोई डर नहीं होगा। पर यहाँ तो वो पंडित जी आकर पहले ही रायता फैला गए। राजीव का मुंह बन गया। अब बोलो भी कुछ, सपना ने इशारे में अपने मुंह से उसे अपनी उंगलियां हटाने के लिए बोला, तो वो सॉरी बोलते हुए उंगलियां हटा लेता है। लगी तो नहीं? राजू ने उसके होठों पर धीरे से उंगली फिराते हुए कहा। राजू सपना की तरफ ही झुका हुआ था और इस तरह से होठों पर उंगली रखने से वो एकदम से सिहर उठी। वो राजू के पास से जाने के लिए उठी तो राजू ने तुरंत ही उसके हाथ को कोहनी से पकड़ते हुए अपने पास बैठा लिया। सपना राजू की तरफ पीट करके बैठ गई। राजू ने उसके बालों को एक तरफ किया और उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए बोला कि तुमने बताया नहीं? क्या? सपना मुश्किल से बोल पाई। लगी तो नहीं ना? राजू ने पूछा। ना, बहुत छोटा सा जवाब सपना दे दिया। राजू ने सपना को पीछे से हक करते हुए कहा कि जल्दी है जाने की। सपना ने इनकार में सर हिला दिया। फिर ऐसे क्यों बैठी हुई हो? ऐसे ही बैठे रहने दो, नहीं तो फिर मैं बैठ नहीं पाऊंगी। और अगर मेरा मन है कि मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हुआ खोना चाहता हूँ तो भी तुम ऐसे ही बैठी रहोगी? राजू ने उसे अपने बाहों में घेरे में कसते हुए कहा। सपना खामोश बैठी हुई थी, पर उसकी धड़कनें बहुत शोर कर रही थी। राजू उठा और उसने सपना को अपनी जगह बिठाया और खुद उसके सामने उसके हाथ को थाम कर बैठ गया। सपना की आंखें एक बार को राजू की आंखों से टकराई और फिर नीचे झुक गई। राजू ने कहा कि ऐसे ही चुप बैठोगी तो सच में जीजू को लगेगा कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। सपना ने राजू को धकियाते हुए कहा कि तुम सच में बहुत खराब हो। बहुत मज़ा आता है ना मुझे परेशान करने में।
मैंने क्या कहा है? जो मुझे लगा वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, और तुम्हें तो जैसे बहुत मालूम है ना कि ऐसे चुप रहने से कोई क्या अंदाज़ा लगाएगा? सपना ने आँख चढ़ाते हुए कहा। क्यों, तुम्हें कुछ शक है क्या? राजीव ने सपना की आंखों में देखते हुए पूछा। सपना की नज़रें एक बार फिर से झुक गईं। सपना खामोश बैठी थी और राजीव ने हौले से उसे बाहों में भर लिया। सपना थोड़ा सा कसमसाई। राजीव ने कहा कि प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे ही बनी रहो ना मेरे पास। फिर सपना ने भी उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। शाम को रिसेप्शन के लिए सभी लोग एक बार फिर से घर के बाहर लॉन में जमा हो गए। सपना के घर से अनु, दीपक, पूजा और करण आए थे। माँ की तबीयत थोड़ी नासाज थी तो वो नहीं आ पाई थी। उन्होंने वीडियो कॉल से सपना से बात की थी। सपना ने उनसे अपना ध्यान रखने के लिए बोला। वो थोड़ा परेशान होने लगी थी माँ की तबीयत की बात सुनकर, पर अनु ने उसे समझाया कि सब ठीक है, बस शादी की भाग दौड़ में उन्हें थोड़ी सी थकान हो गई है इसलिए, और कोई बात नहीं। और हम लोग भी बस तेरे लिए ही तो आ गए थे, बस थोड़ी देर तक रुक कर हम लोग चले जाएंगे। सपना की आंखें नम हो गई। ओहो, अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? पूजा ने कहा। तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। सपना ने रोते हुए ही उसके एक पिलो फेंक कर मारी और बोली, ठीक से रोने भी नहीं देती है। हाँ सपना, और वैसे भी तू कल आ रही है ना पग फेरे के लिए, तो तब मिल लेना माँ से, अनु ने उसे समझाया। रिसेप्शन में सपना ने ऑरेंज और येलो कलर के कॉन्ट्रास्ट में लहंगा पहना था। बालों को हाफ क्लचर लगाकर खुला छोड़ दिया था। मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ और लाइट मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। राजू तो बस पलक उसे निहारे जा रहा था। तभी उसे सामने से आती हुई कंचन दिखाई दी और उसके मुंह से निकल गया कि थानेदारनी, तुमने दो प्यार करने वालों को अलग करके बड़ा मज़ा आ रहा है ना। राजू ने भी ऑरेंज और वाइट कलर में 3 पीस सूट पहना हुआ था और वो भी काफ़ी ड्रेसिंग लग रहा था। रिसेप्शन मतलब मिनी शादी। जी हाँ, ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से शादी के मेन इवेंट में नहीं आ पाए हों, वो आए, अपने खेत जताए और एक लिफाफा पकड़ा कर चलते बने। 1 मिनट, बिना खाए पिए कहाँ और कैसे चले जाएंगे? और अब जब आए हैं तो फिर आशीर्वाद भी देंगे और उसकी एक फ़ोटो भी खिंचवाई जाएगी, तब कहीं जाकर बुलाने वालों को और आने वालों को चैन मिलेगा। और इन्हीं सब बेकार के झंझटों में उलझा राजीव बस रह रह कर खींच रहा था, बिना मतलब मुस्कुराना। और अरे आप आए, बड़ा अच्छा लगा, जैसे झूठ बोलना। सच में उसे बहुत कोफ्त हो रही थी, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। सपना के घर वाले माँ की तबीयत का हवाला देकर जल्दी ही चले गए। कितनी भी जल्दी कर लो, पर रिसेप्शन जैसी इवेंट इतनी जल्दी ख़त्म होने से रही। आधी रात से ज़्यादा ही टाइम हो गया था, पर जब राजीव अपने कमरे में पहुंचा, वो जाना तो नहीं चाह रहा था। पीयूष के बार बार कहने पे वो चला गया कमरे की तरफ। क्या करता वो रूम में जाकर? अकेले तो कहीं भी सो सकता था, पर पीयूष की जिद और रहस्यमयी मुस्कान से आजिज आकर वो रूम की तरफ चला ही गया। अंदर जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सपना बेड पर एक किनारे लेटी हुई थी और शायद, जी हाँ, शायद सो रही थी। राजू ने सोचा कि अच्छा, तभी जीजू मुझे इतने फोर्स कर रहे थे रूम में जाकर सोने के लिए। पर अगर कहीं थानेदारनी को पता चल गया तो? वो ये सब सोच ही रहा था कि पीयूष का फ़ोन आ गया। हेलो जीजू, सब ठीक है ना राज? पीयूष ने हंसते हुए पूछा। जीजू, आप जानते थे? हाँ भाई, तभी तो तुम्हें कमरे में जाकर सोने के लिए बोल रहा था। अब सबके सामने खुलकर भी तो नहीं बता सकता था। पर जीजू, अगर थानेदारनी कंचन दी को पता चल गया तो? हंसते हुए, तुम मेरे सामने थानेदारनी कह सकते हो। और हाँ, एक बात और, कंचन ने ही सपना को तुम्हारे रूम में भेजा है। पर जीजू, 2 दिन, राजीव कहते हुए रुक गया। हाँ तो आज दूसरा दिन था ना, और अब टाइम देख लो, तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। सो जस्ट रिलैक्स और सो जाओ कुछ रुक कर, और सोना चाहो तो। पीयूष ने फ़ोन काट दिया। पहले तो राजीव खुश हो गया, पर जब सपना पर नज़र पड़ी तो मुंह लटकाकर बोला कि सोना ही पड़ेगा। सुबह जब राजीव सोकर उठा तो देखा कि बगल वाली जगह खाली है, मतलब सपना उठ चुकी है। वो मन मारकर उठा और बाथरूम में घुस गया। बाहर निकल कर देखा तो करण और दीपक आए हुए थे। उन दोनों को देखकर पहले तो बहुत खुश हुआ, पर जब सपना को ज़रूरत से ज़्यादा तैयार देखा तो वो समझ गया कि ये दोनों सपना को लेने आए हैं और उसका मूड उखड़ गया।
सपना कंचन के साथ खुशी खुशी सबको नाश्ता सर्व कर रही थी, पर राजीव ने मेरा हो गया कहकर मना कर दिया और वहाँ से एक ज़रूरी कॉल अटेंड करने की बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सपना कमरे में आई अपना बैग लेने के लिए और राजीव से मिलने के लिए। तुम यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? बाहर करण और भैया तुम्हें बुला रहे हैं, राजीव ने, जो कि अब तक चुपचाप खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, अचानक से सपना को हक कर लिया। सपना इसके लिए तैयार नहीं थी। वो एकदम से अचकचा गई और राजीव से बोली, राजीव क्या हुआ? मुझे छोड़ो, इट्स हर्टिंग। राजीव के ख्याल आया कि उसने शायद जाता ही कसकर गले लगा लिया था सपना को। सॉरी, पर तुम। राजीव कुछ बोल नहीं पाया। इस बार सपना ने उसे गले से लगाकर कहा कि जाना जरूरी है। एक तो ये रस्म है और दूसरा माँ की तबीयत भी सही नहीं है, तो इसी बहाने उन्हें भी देख लूँगी। पर मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? आज 4 दिन हो गए शादी को, पर अभी तक 4 मिनट भी तुमसे सही से बात नहीं करने को मिली है। राजीव की आवाज़ में गुस्सा और दुख दोनों ही शामिल थे। राजीव, कल मैं आ जाऊँगी और तुम ही तो मुझे लेने आओगे ना? सपना ने राजीव के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी, पर प्लीज़ अभी गुस्सा मत हो और मुझे जाने दो। मैं रोकूंगा तो तुम रुक जाओगी? राजीव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम ऐसा करोगे? सपना ने भी जवाब के बदले सवाल ही किया। राजीव थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला कि जब तुम्हारे लिए इतने दिन इंतजार में काट लिए हैं तो ये 2 दिन और सही। उसने सपना के माथे को प्यार से छुआ और जैसे ही चलने को हुआ, सपना ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया और उसकी दोनों आंखों को बंद करके उसके होठों को धीरे से किस कर लिया। आई लव यू राजीव, आई लव यू सो मच, सपना ने राजीव के कान में कहा। राजीव ने सपना को टाइटली हक कर लिया। थोड़ी देर यूं ही एक दूसरे में खोए रहे, फिर सबके पास बाहर आ गए। कुछ देर बाद सपना करण और दीपक के साथ घर के लिए निकल गई। वो पूरा एक दिन राजीव के लिए 1 साल की तरह बीता। उसने जानबूझकर सपना को फ़ोन नहीं किया। एक दिन के लिए ही तो गई है, और उसमें भी अगर मैं फ़ोन करने लग जाऊंगा तो फिर वो अपनी माँ के साथ समय कैसे बिता पाएगी, राजीव ने मन में सोचा। अगले दिन जब वो सपना को लेने राजावत हाउस पहुंचा तो पता चला कि शाम को करण और पूजा के चंडीगढ़ के लिए निकलना था। राजीव करण से नाराज होकर बोलता है कि तुम दोनों चंडीगढ़ जा रहे हो और मुझे बताया तक नहीं। करण ने उसे कहा कि अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू कहाँ हम लोगों में मारा मारा घूमता फिरेगा, और वैसे भी ज़रूरी सामान सब पहले ही भिजवा चुका हूँ मैं। ये तो बस तेरी शादी तक रुक गया था मैं, बाकी तो तू जानता ही है ना कि मैं ज़्यादा छुट्टी लेकर नहीं आ पाया था। वो सब ठीक है, पर तूने तो मुझे एकदम से पराया कर दिया यार। एटलीस्ट मुझे एक बार तो बता सकता था ना तू, राजीव ने करण से गुस्सा होते हुए बोला। अभी तो यहीं बैठेगा चुपचाप, समझा ना? ज़्यादा समझदार हो गया है तू। और सुन मेरी बात। करण, पूजा, सपना, अनु सब चुप करके राजीव की बात को सुनने के लिए बैठ गए। मैं चलूँगा तेरे साथ चंडीगढ़, समझा? और इस बात पर मुझे किसी की कोई बहस नहीं चाहिए। करण ने उसे समझाने की कोशिश की। पूजा ने भी उसे समझाया कि अभी वो सपना पर ध्यान दे, कुछ समय बाद तो वैसे भी उसे भी चंडीगढ़ आना है। पर राजीव ने किसी की बात नहीं मानी और करण से उसका इंतज़ार करने का बोलकर सपना को लेकर घर चला आया। उसने सपना से पूछा कि उसने सही किया ना? सपना ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा कि तुमने बिल्कुल सही किया। पूजा की हालत को देखते हुए करण का उसके साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, और शिफ्टिंग का काम और बाकी का ज़रूरी काम तुम देख लेना। राजीव ने सपना के माथे को किस करते हुए कहा कि मैं वहाँ सब कुछ अरेंज करके जल्दी आ जाऊँगा। सपना मुस्कुराकर उसके गले लग गई। शाम को राजीव, करण और पूजा के साथ चंडीगढ़ निकल गया। वहाँ उसे सही से सब कुछ अरेंज करने में 1 हफ्ता लग गया। करण को भी राजीव के होने से काफ़ी सहूलियत हो गई थी। उसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और शुरुआत के 2-3 दिन उसे कई सारे पेपर्स फॉर्मेलिटीज़ के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ का सफ़र तय करना पड़ा। करण ने राजीव से कहा कि थैंक्स यार, सच में अगर तू नहीं होता तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती। इस नए और अनजान शहर में पूजा को किसके हवाले छोड़कर जाता मैं। राजीव ने उसके गाल पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा कि साले, यार भी कहता है और थैंक्स भी कहता है, बहुत पिटेगा तू मुझसे। तूने तो सपना को उस समय सहारा दिया था जब मेरे वापस आने की कोई गारंटी ही नहीं थी। तुम दोनों ने सपना को जिस तरह से संभाला, उसे सहेजा,
ये तो उसके बदले में कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा करके तुझे लगा कि मैंने तेरी हेल्प की है तो मुझे बहुत खुशी होगी यार। दोनों दोस्त आपस में गले लग गए। अगले दिन शाम की फ्लाइट से राजीव वापस दिल्ली आ गया। उसने अपने आने की खबर घर पर नहीं दी थी। वो सपना को सरप्राइज देना चाहता था। जब वो घर पहुंचा तो रात के खाने की तैयारी चल रही थी। राजीव को वहाँ अचानक से देखकर सब बहुत खुश हो गए। माँ ने पूछा कि वहाँ सब ठीक है। राजीव ने बताया कि हाँ माँ, सब ठीक है। यहाँ सब ठीक है माँ? उसने सपना की तरफ देखते हुए कहा। माँ ने कहा कि हाँ, यहाँ भी सब ठीक है। कंचन और पीयूष कल ही घर गए हैं। पीयूष के घर पर उनके कोई रिलेटिव्स आ गए थे तो उन दोनों को जाना पड़ा। राजीव ने मन में सोचा कि जीजू के जाने का दुख है, पर थानेदारनी चली गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो बस हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती। रात को खाने के बाद वो थक गया हूँ, आराम करने जा रहा हूँ कहकर अंदर चला गया कमरे में। सपना ने रसोई समेटी, फिर माँ को दूध देने चली गई। वहाँ थोड़ी देर बैठकर उनसे इधर उधर की बातें करती रही। माँ ने कहा कि अब तू भी आराम कर ले जाकर बेटा, देर हो रही है, बहुत रात हो गई है। सपना वहाँ से अपने कमरे की तरफ चल दी। उसने गेट खोला तो रूम में अंधेरा था। ये अंधेरे में क्यों सो रहा है राजीव, उसने मन में सोचा। जैसे उसने स्विच ऑन किया लाइट जलाने के लिए, राजीव ने पीछे से उसके हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। तुम सोए नहीं, जाग रहे हो? सपना चौंक गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सो जाऊंगा? क्यों? थोड़ी देर पहले तो कहकर आए थे कि थक गए हो, सोने जा रहे हो। सपना ने कहा। मेरी थकान तो तुम्हें देखकर ही दूर हो गई थी, पर तुम। सपना चुप हो गई। राजीव ने उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रख दी और कहा कि अभी कुछ भी मत कहो। फिर राजीव ने एक दूसरे से स्विच बोर्ड में लगे स्विच को ऑन किया और पूरा कमरा रंग बिरंगी लाइटों से झिलमिला उठा। सपना चौंक कर पूरा कमरा देखने लगी। बेड के सिरहाने पर लगी सपना और राजीव की तस्वीर पर स्पेशल लाइट लगाई थी राजीव ने। सपना वही सब देखने में इतनी बिजी थी कि राजीव ने उसे हक करते हुए कहा कि यार अब और इंतज़ार मत करवाओ। सपना ने शर्माते हुए राजीव को देखा तो राजीव ने उसके हाथ में एक पैकेट रखते हुए कहा कि प्लीज़ इसे पहन कर आओ। सपना ने पूछा भी कि इसमें क्या है। राजीव ने उसे बाथरूम की तरफ भेजते हुए कहा कि खुद ही देख लेना। उधर सपना बाथरूम में गई, इधर राजीव ने कमरे को थोड़ा और डेकोरेट कर लिया रंग बिरंगी कैंडल्स और गुलाबों की पंखुड़ियों से। थोड़ी देर बाद सपना जब बाहर निकल कर आई तो राजीव की तो शायद आंखों ने सपना के ऊपर से हटने के लिए मना कर दिया था। एक रेड रोज़ कलर की नेट की साड़ी में सपना किसी परी की तरह लग रही थी। राजीव ने उसके हाथ को थामा और उसे बिस्तर पर बैठा दिया। सपना की पलकें अभी भी झुकी हुई थी। राजीव ने उसकी पलकों को छू लिया और कहा कि तुम मुझसे भी शर्माओगे, फिर मैं बात किससे करूँगा? सपना ने कहा कि पहले ऐसे देखना बंद करो। वो तो नहीं कर सकता हूँ, पत्नी हो मेरी, पूरा हक है मुझे तुम्हें देखने का, तुम्हें महसूस करने का। वैसे उस दिन तो बहुत प्यार आ रहा था, आज क्या हुआ? राजीव ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वो उस दिन तो, कहते हुए सपना रुक गई। राजीव उसके बिल्कुल पास में आकर बैठ गया। सपना ने कहा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना, इसलिए ये सब बोल रहे हो? जाओ, नहीं बताना है मुझे कुछ भी। इतना कहकर वो दूसरी तरफ मुकर के बैठ गई। राजीव ने उसे पीछे से ही हक कर लिया और उसके कानों के पास अपने होंठ रखते हुए कहा कि मैं कब कह रहा हूँ कि कुछ कहो। राजीव के होंठ अब कान से होते हुए नीचे गर्दन तक आ गए थे। सपना पूरी तरह से कांप भी रही थी और सिहर भी रही थी। राजीव की छुअन उसे बेचैन कर रही थी। राजीव के हाथ उसके कमर पर कसते जा रहे थे। वो खुद राजीव में ही कहीं खोती जा रही थी। तभी उसके कान में राजीव की आवाज़ पड़ी, और वैसे भी आज मुझे कुछ सुनना भी नहीं है। आज तो मैं, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। सपना ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और नीची नज़रों के साथ बोली कि इससे आगे कुछ मत करना राजीव। राजीव ने उसकी उंगलियों को चूम लिया और उसे गले लगाते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला कि आज कुछ नहीं बोलना, ना मुझे और ना ही तुम्हें, बस एक दूसरे को महसूस करना है। इतना कहकर वो फिर से सपना को किस करने लगा। फिर कुछ रुक कर बोला कि तुम जानती हो कि सबके लिए ये एक अरेंज मैरिज है, पर मेरे लिए तो ये एक फौजी की लव मैरिज है। वो कैसे? सपना ने पूछा। चोरी चुपके तुमसे प्यार किया, कभी सोचा नहीं था ऐसी कंडीशंस में हमने प्यार का इजहार किया। प्यार को पूरा करने से पहले ही मैं ब्लास्ट में लापता हो गया और फिर वापस आकर तुम्हारे भैया का, अनुदी का, सबका विश्वास जीता। तब कहीं जाकर इस शादी के लिए सबने हाँ किया। सिंपल अरेंज मैरिज में कहीं होता है ऐसे?
राजू ने मुस्कुराते हुए सपना से पूछा। सपना ने सर हिला दिया। तो फिर हुई ना ये फौजी की लव मैरिज। राजू ने सपना को धीरे से किस किया और उसे अपने करीब और करीब, बेहद करीब करते हुए उसकी आंखों को किस किया, उसके गालों को, उसके पूरे चेहरे को किस किया और कहा कि कोई जिद नहीं, कोई लत भी नहीं, बस इरादा है तुझे बिना शर्त चाहने का। काफ़ी इंतज़ार के बाद राजीव और सपना आखिर एक दूसरे के ही हो गए। दोनों को एक दूसरे का साथ था ज़िंदगी जीने के लिए, और क्या चाहिए। कुछ समय बाद राजीव की पोस्टिंग चंडीगढ़ हो गई और वो सपना को लेकर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। करण, पूजा, सपना और हमारा मस्त मौला फौजी राजीव, जिंदगी फिर से नए नए रंग भरने लगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।